नाज़रीन मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं बिहार की जंग। नाज़रीन आज तकरीबन आधा बिहार एक बार फिर जमहूरियत के मेले में शरीक है, क्योंकि रियासत में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले की वोटिंग जारी है। बिहार असेंबली इंतखाबात के इस दूसरे और अहम मरहले में आज 20 अजला की 122 नशिस्तों पर वोटिंग हो रही है। पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम तक वोटर्स अपनी पसंद के उम्मीदवारों के हक में वोट डाल सकेंगे। इस मरहले में 1302 उम्मीदवार मैदान में है, जिनकी किस्मत आज ईवीएम में बंद हो रही है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तकरीबन 3 करोड़ 70 लाख वोटर्स इस मरहले में अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। पहले मरहले में वोटिंग का तनासुब 65.08% रहा, जो कि हौसला अफजा तस्वुर किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि आज भी बड़ी तादाद में वोटर अपने घरों से निकलेंगे और अपने हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे। पहले मरहले में ख्वातीन ने मर्दों के मुकाबले ज्यादा जोश और खरोश का मुजाहरा किया था। ख्वातीन का वोटिंग फीसद पहले मरहले में 69.04% रहा, जबकि मर्दों ने थोड़ी सुस्ती दिखाई थी और उनका फीसद 61.56% रहा। पहले मरहले के बाद यह उम्मीद की जा रही है कि दूसरे मरहले में भी वोटर्स की शिरकत मजबूत रहेगी। दूसरे मरहले में जिन 20 अजला में वोटिंग हो रही है, इनमें मगरबी चंपारण और मशरकी चंपारण से लेकर सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी और सुपौल तक कई बड़े अजला शामिल हैं। इस मरहले में अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बंका जैसे अहम इलाकों में भी वोटिंग हो रही है। जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, कैमूर और रोहतास में भी आज वोट डाले जा रहे हैं। दूसरे मरहले के इंतखाबात से मुतालिक आदाद-ओ-शुमार काफी अहम है। 22 असेंबली सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिनमें से 101 जनरल जुमरे की हैं। 19 नशिस्तें दर्ज फहरिस्त ज़ातों और 2 दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए मखसूस है। वोटर्स की कुल तादाद 3 करोड़ 70 लाख के करीब है। इसमें 19 करोड़ 54 लाख मर्द वोटर्स और 17 करोड़ 46 लाख के करीब ख्वातीन वोटर्स शामिल हैं। आज दूसरे मरहले में 5,28,000 के करीब लोग पहली बार वोट डालेंगे। कुल 45,399 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इस मरहले में 1,302 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 1,165 मर्द और 136 ख्वातीन शामिल हैं। दूसरे मरहले में कई अहम लीडरों का वकार दांव पर लगा हुआ है। विजेंद्र प्रसाद यादव, सुमित कुमार सिंह, नीतीश मिश्रा, जयंत राज, नीरज कुमार, रेणु देवी, लेशे सिंह, कृष्ण नंदन पासवान और जमा खां भी इस मरहले में उम्मीदवार के तौर पर शामिल हैं। इस मरहले में बीजेपी के 53 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। इसके अलावा 44 जेडीयू उम्मीदवार, 15 एलजेपी जो कि रामविलास पासवान ग्रुप के हैं और 4 राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम और 6 हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी एचएएम से भी मैदान में है। अजीम इत्तेहाद के बारे में बात करें तो आरजेडी ने इस मरहले में 72 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। कांग्रेस 37 सीटों पर इलेक्शन लड़ी, जबकि वीआईपी ने 10 उम्मीदवार मैदान में उतारे। दीगर इत्यादि कुल 5 सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं। रियासत भर में तकरीबन 4 लाख सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए, जबकि 45,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग हो रही है। सीमांचल और सरहदी इलाकों में खुसूसी चौकसी रखी गई है और भारत नेपाल सरहद को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। यह मरहला बिहार की सियासत के लिए फैसला कुन समझा जा रहा है। यहां तय होगा कि बीजेपी जेडीयू इत्तेहाद अपनी बरतरी बरकरार रख पाता है या आरजेडी क्यादत वाला इंडिया ब्लॉक अवाम के दिल जीतने में कामयाब होता है। तज्जियाकारों की अगर हम बात करें तो उनके मुताबिक दूसरे मरहले की नशिस्तें दोनों इत्तेहादियों के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि यही सीटें हतमी नताइज में हुकूमत साजी का नक्शा वाजे करेंगी। आज की पोलिंग मुकम्मल होने के बाद सबकी निगाहें 14 नवंबर पर मरकूज होंगी, जब दोनों मराइल के वोटों की गिनती होगी और तय होगा कि बिहार की गद्दी पर कौन बैठेगा। जमहूरियत की खूबसूरती ही यही है कि आवाम की आवाज, आवाम का फैसला। बिहार के वोटर्स को आज फिर यह साबित करना है कि वो बेदार हैं, वो अपने हक रायदही की ताकत से बखूबी वाकिफ है। तो मुंसिफ टीवी भी लगातार नाजरीन से यह अपील कर रहा है कि अगर आप दूसरे मरहले में वोट डालने के अहल हैं तो अपने घर से जरूर निकलें, अपने हक रायदही का इस्तेमाल आप जरूर करें। आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से निकले हैं सुबह सुबह और अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप भी अहल हैं दूसरे मरहले में वोट डालने के लिए तो जरूर अपने घरों से निकलें और अपने हक रायदही का इस्तेमाल जरूर करें। पिछले मरहले की अगर हम बात करें, जो पहला मरहला था जिसका जिक्र भी हमने किया, उसमें ख्वातीन ने बाजी मारी थी। इस बार जो मर्द वोटर है उनके हाथ में सारी चीजें हैं, अगर वो चाहें तो सबकत ले जा सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में अपने हक रायदही का इस्तेमाल करें और ख्वातीन से सबकत ले जाएं। तो ये लगातार अपील है हमारी तरफ से कि अपने हक रायदही का इस्तेमाल जरूर करें और बिहार के एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ आगे बढ़ें। तो बिहार दूसरे
के तहत यहां पर वोट डाले जा रहे हैं। बिहार की किस्मत सीमांचल की 24 सीटों के हाथ में, जिसमें 40 से 70% मुस्लिम आबादी है। 2025 के बिहार असेंबली इंतखाबात के इर्द गिर्द की चमगोइयां कम होती दिखाई दे रही हैं। ताहम बिहार में सीमांचल सीटें सियासी हॉटस्पॉट बनी हुई हैं। इसकी वजह मुस्लिम आबादी है, जो सीमांचल सीटों का 40 से 70% है। यही वजह है कि मुस्लिम यादव मसावात की वजह से सीमांचल की 24 असेंबली सीटें रिवायती तौर पर लालू यादव की आरजेडी और कांग्रेस के गढ़ तस्वुर की जाती है। लेकिन 2020 की अगर हम बात करें तो 2020 के असेंबली इंतखाबात में अवैसी के एआईएमआईएम ने सीमांचल सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस के गलबे को चैलेंज किया, 5 सीटों पर कब्जा किया और आरजेडी और कांग्रेस के अजीम इत्तेहाद में खलल डाला। इस बार भी एआईएमआईएम यहां मैदान में है। बिहार का सीमांचल इलाका पूर्णिया डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है। यह खिता 4 अजला पर मुहित है, किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया, जिसमें किशनगंज में 4 नशिस्तें, अररिया में 6, कटिहार में 7 और पूर्णिया में 7 नशिस्तें हैं। बांग्लादेश और नेपाल से सटे होने की वजह से यह खिता सियासी तौर पर भी हसास है। सियासी पार्टियां इन 24 सीमांचल सीटों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और पीएम मोदी जैसे लीडरों ने यहां जमकर मेहनत की है। तो एक बार फिर मुंसिफ टीवी की तरफ से यह अपील है कि अगर आप दूसरे मरहले में वोट डालने के अहल हैं तो जरूर अपने हक राय दही का इस्तेमाल करें। बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से निकले हैं। तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं कि लोग, बुजुर्ग लोग हैं, वो भी निकले हैं। जो पहली बार वोट डालने का जिनको हक मिला है वो भी कतार में खड़े दिख रहे हैं और अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर बिहार की तरक्की आपको चाहिए तो अपने घरों से जरूर निकलें और अपने हक राय दही का इस्तेमाल जरूर करें। ख्वातीन भी बड़ी तादाद में पोलिंग बूथ तक पहुंची हैं और अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रही हैं। पहले मरहले की हम बात करें तो पहले मरहले में ख्वातीन की बड़ी तादाद ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया था और इस बार भी आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, बड़ी तादाद में ख्वातीन ने पोलिंग बूथ का रुख किया है और अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रही हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार इंतखाबात के दूसरे मरहले के दौरान राय दहिंदों के लिए अपना बयान जारी किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जमहूरियत में वोटिंग के अमल को त्यौहार का मौका हासिल है। इन्होंने आवाम से अपील की है कि बिहार असेंबली इंतखाबात में इस त्यौहार को जोश खरोश के साथ मनाएं और बड़ी तादाद में वोटिंग करें। पीएम मोदी ने खासतौर पर पहली मरतबा वोट देने वाले नौजवानों और ख्वातीन से कहा कि वो अपने मुस्तकबिल को ज़हन में रखते हुए अपने वोट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। और वहीं कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने भी बिहार के आवाम से अपील की है कि अपने घरों से बाहर निकले और वोट के हक का इस्तेमाल करें। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि आवाम को अपने हक राय दही का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। इन्होंने कहा कि अपना वोट डालने से न सिर्फ अपनी पसंद की हुकूमत बनती है बल्कि आपके जमहूरी हुकूक की हिफाजत भी होती है। कांग्रेस एमपी और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने भी आवाम से अपील की है कि वो अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें। राहुल गांधी ने कहा कि हमें 5 साल में एक मरतबा मौका आता है कि हम अपनी पसंद की हुकूमत मुंतखब करें। राहुल गांधी ने कहा कि 5 साल में एक मरतबा मिलने वाले इस मौके को जाया नहीं करना चाहिए। इन्होंने आवाम से अपील की है कि बिहार और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को ध्यान में रखते हुए अपने वोट का इस्तेमाल करें। इन्होंने कहा कि बिहार की तरक्की के लिए हर एक का वोट जरूरी है। और बिहार असेंबली इंतखाबात के दौरान आज सुपौल में बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन ने अपना वोट डाला। इस मौके पर इन्होंने आवाम से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में अपने वोट का इस्तेमाल करें। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि हर वोट की अपनी अहमियत है, इसलिए सब लोग घरों से निकलकर जरूर वोट डालें।
शाहनवाज हुसैन ने अपना हक रायदही का इस्तेमाल किया। सुपौल वो पहुंचे एक पोलिंग बूथ पर और अपने हक रायदही का इन्होंने इस्तेमाल किया। इस मौके पर इन्होंने आवाम से भी अपील की कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग अपने घरों से निकलें और अपने हक रायदही का इस्तेमाल करें। मरकज की सियासत के बाद शाहनवाज हुसैन एक तरह से रियासत की सियासत में मुंतकिल हुए हैं। ज्यादातर सरगर्मियां जो उनकी रही हैं वो बिहार में ही रही हैं। इस चुनाव के दौरान भी काफी सरगर्म वो नजर आए हैं और आज दूसरे मरहले के तहत जब वोट डाले जा रहे हैं तो वो अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं। अपनी फैमिली के साथ वो यहां पर पहुंचे हैं और अपने हक रायदही का इस्तेमाल इन्होंने किया। मरहले की वोटिंग आज शुरू हो गई है। मोतिहारी में पोलिंग बूथ पर वोटर्स की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। लोग सुबह से ही अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग मराकज पर पहुंच रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए ताकि वोटिंग का अमल पुरअमन तरीके से मुकम्मल हो सके। और अगर हम बात करें रोहतास की तो बिहार असेंबली इंतखाबात के दौरान रोहतास के मिडिल स्कूल कोनार में वोट डालने के लिए वोटर्स की बड़ी तादाद पहुंच रही है। सुबह से ही पोलिंग स्टेशन पर गहमा गहमी देखी जा रही है। अवाम में इंतखाबात को लेकर खासा जोश व खरोश देखा जा रहा है। तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। लंबी लंबी कतारें यहां पर सुबह से ही देखी जा रही हैं। पहले मरहले की हम बात करें तो पहले मरहले में सुबह के वक्त भी बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से निकले थे और जब शाम का वक्त हुआ उस वक्त भी बड़ी तादाद में लोग अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया और जो पोलिंग का तनासुब था, जो फीसद था, वो बहुत ज्यादा था। इस बार भी ये उम्मीद की जा रही है कि बड़ी तादाद में अपने घरों से निकलेंगे। जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें इस वक्त मौजूद हैं और लोग अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुंसिफ टीवी लगातार ये अपील कर रहा है कि दूसरे मरहले में अगर आप वोट डालने के अहल हैं तो जरूर अपने हक रायदही का इस्तेमाल करें ताकि एक बेहतर बिहार का मुस्तकबिल तय हो सके। मशरकी चंपारण जिले के नरकटिया असेंबली हल्के में दूसरे मरहले की वोटिंग शुरू हो चुकी है। ख्वातीन और मर्द वोटिंग की लंबी लंबी कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। मशरकी चंपारण के 12 असेंबली सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है और मुख्तलिफ बूथों पर वोटरों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही। नरकटिया असेंबली हल्के के बूथ नंबर 58 पर साबिक कानून वजीर और आरजेडी उम्मीदवार डॉक्टर शमीम अहमद ने अपने अहल खाना के साथ पहुंचकर अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया, अपना वोट डाला। डॉक्टर शमीम अहमद ने आम वोटरों की तरह कतार में खड़े होकर अपना वोट डाला। इन्होंने कहा कि इस बार अवाम बड़ी तादाद में तब्दीली के हक में वोट कर रही है। साथ ही इन्होंने अवाम से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में घरों से निकलकर अपने हक रायदही का इस्तेमाल करें। 11 तारीख वाला इलेक्शन शुरू हो गया 7 बजे से। मैं भी अपना वोट दे करके अभी निकला हूं और सारे लोग अपना मतदान कर रहे हैं। 11 तारीख वाला इलेक्शन। और बिहार असेंबली इंतखाबात के दौरान आजाद रुकन पार्लियामेंट पप्पू यादव ने अहम बयान दिया। इन्होंने इल्जाम आयद किया कि वोटिंग शुरू होने से कबल ही ईवीएम मशीनें खराब हो रही हैं। पप्पू यादव के मुताबिक ईवीएम मशीनों की खराबी की वजह से नई मशीनों को लगाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि सब कुछ एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत किया जा रहा है। देखिए, जो लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि हम सब मिलकर इस देश को सुरक्षित रखें और देश अपनी खुशियां और अपनी जिंदगी के निर्णय के साथ इस देश को बनाए। ये मेरा दायित्व है और अच्छा लगता है
देखिए जो रुकने पार्लियामेंट पप्पू यादव ने अहम बयान दिया। इन्होंने इल्जाम आयद किया कि वोटिंग शुरू होने से कबल कई ईवीएम खराब पाई गई हैं। पप्पू यादव के मुताबिक ईवीएम मशीनों की खराबी की वजह नई मशीनों को लगाया जाना। इन्होंने कहा कि सब कुछ एक मुनज्जम साजिश के तहत किया जा रहा है। तो पप्पू यादव का ये बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि ईवीएम वोट डालने से पहले ही खराब आ रही हैं, कई जगहों पर शिकायतें आ रही हैं जिनको बदला जा रहा है। बदलने के पीछे क्या मकसद है सबको पता है। भैया अभी तो फोर्स ही रोक रही है। जो काम एजेंट का है पर्ची देखना वो फोर्स देख रही है। कई बूथों पर बक्सा जाते ही बक्सा खराब हो गया, ईवीएम खराब हो गया। तो ये ईवीएम खराब होने का तो मतलब ही जान लीजिए क्या है। नए ईवीएम को लाना और उस ईवीएम में कितनी साजिश होती है कि मैं आपको क्या बोलूं। लगातार फोर्सेस के द्वारा तंग की जाने की सूचना है, ये आप समझिए। भैया अभी तो फोर्स ही रोक रही है। जो काम एजेंट का है पर्ची देखना वो फोर्स देख रही है। कई बूथों पर बक्सा जाते ही बक्सा खराब हो गया, ईवीएम खराब हो गया। तो ये ईवीएम खराब होने का तो मतलब ही जान लीजिए क्या है। नए ईवीएम को लाना और उस ईवीएम में कितनी साजिश होती है कि मैं आपको क्या बोलूं। लगातार फोर्सेस के द्वारा तंग की जाने की सूचना है, ये आप समझिए। भैया के तहत वोटिंग जारी है। तो बिहार असेंबली इंतखाबात के तहत दूसरे मरहले के तहत वोटिंग जारी। आजाद रुकने पार्लियामेंट पप्पू यादव ने इस दौरान एक अहम बयान दिया। इन्होंने इल्जाम आयद किया कि वोटिंग शुरू होने से कबल ही ईवीएम मशीनें खराब पाई जा रही हैं। पप्पू यादव के मुताबिक ईवीएम की खराबी की वजह नई मशीनों को लगाया जाना है। इन्होंने कहा कि ये सब कुछ एक मुनज्जम साजिश के तहत किया जा रहा है। इसके पीछे क्या मकसद है, क्या वजह है, ये सबको मालूम है। तो पप्पू यादव ने दूसरे मरहले के इंतखाबात शुरू होने से कबल ही एक बड़ा इल्जाम लगा दिया। सुबह 7 बजे से वोटिंग का अमल शुरू हुआ है और वोटिंग का अमल शुरू होने के बाद ही पप्पू यादव का ये रद्दमल सामने आया। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर ईवीएम खराब पाई गई हैं और ईवीएम को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे क्या मकसद है, क्या वजह है, ये जग जाहिर है। और इस दौरान पप्पू यादव ने अपने हक़-ए-राय-दही का इस्तेमाल किया। उन्होंने आज दूसरे मरहले में अपने वोट का जो अधिकार है वो इस्तेमाल किया और लोगों से भी अपील की है उन्होंने कि बड़ी तादाद में अपने घरों से बाहर निकलें और अपने हक़-ए-राय-दही का इस्तेमाल करें। पप्पू यादव ने अपने हक़-ए-राय-दही का इस्तेमाल कर लिया है।
और मोतिहारी मशरकी चंपारण से बड़ी खबर है। बिहार असेंबली इंतखाबात 2025 के दूसरे मरहले की वोटिंग जारी है। हरसिद्धि असेंबली हल्के से बीजेपी के लीडर और बिहार के वजीर कृष्ण नंदन पासवान ने अपना वोट डाला। आप विजुअल्स में देख सकते हैं कृष्ण नंदन पासवान पोलिंग बूथ पहुंचकर अपना वोट डालते हुए नजर आए। दूसरे मरहले में सुबह से ही वोटर्स में जोशो खरोश देखा जा रहा है। बड़ी तादाद में लोग अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने पहुंच रहे हैं। कृष्ण नंदन ने अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। इस दौरान इन्होंने आवाम से भी अपील की है कि बड़ी तादाद में अपने घरों से बाहर निकलें और अपने हक रायदही का इस्तेमाल करें। मुंसिफ टीवी लगातार अपील कर रहा है कि अगर आप दूसरे मरहले में अपना वोट डालने का अधिकार रखते हैं, आप हक रखते हैं, तो अपने हक रायदही का इस्तेमाल ज़रूर करें। अपने घरों से बाहर निकलें और अपने हक रायदही का इस्तेमाल करें। इसके अलावा बडगाम और में भी आज बाईपोल हो रहा है। अगर वहाँ पर भी लोग आज के मरहले में वोट डालने का हक रखते हैं तो अपने हक रायदही का वहाँ पर भी इस्तेमाल करें। इसके अलावा हैदराबाद के जुबली हिल्स में भी आज वोट डाले जा रहे हैं एक सीट के लिए। यहाँ पर भी बाईपोल है। यहाँ पर भी जो लोग वोट देने का हक रखते हैं ज़रूर अपने हक रायदही का इस्तेमाल करें। देखिए, मैं निश्चित तौर पर घर से निकलते हैं तो ईश्वर के चरणों में समर्पित होते हुए उनका आशीर्वाद लेकर निकलते हैं। वही तो आज काम किया। मतदान के पहले ईश्वर के चरणों में, माँ दुर्गा, सब देवी देवताओं के चरणों में समर्पित होकर मैं मतदान के लिए गया। टेक्निकल खराबी मशीन है, थोड़ा हो ही जाता है, ज्यादा विलंब नहीं हुआ, लेकिन अब तो हम मतदान करके बाहर निकले हैं और हरसिद्धि के महान मतदाता मालिकों का आशीर्वाद मुझे मिल गया है। देखिए, मैं निश्चित तौर पर घर से निकलते हैं तो ईश्वर के चरणों में समर्पित होते हुए उनका आशीर्वाद लेकर निकलते हैं। वही तो आज काम किया। मतदान के पहले ईश्वर के चरणों में, माँ दुर्गा, सब देवी देवताओं के चरणों में समर्पित होकर मैं मतदान के लिए गया। टेक्निकल खराबी मशीन है, थोड़ा हो। और बात अगर गया की करें तो गया में भी आज वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन ख़ास बात यह है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं वो बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। अपना वोट डालकर वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। इन्होंने कहा कि बिहार की तरक्की के लिए उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए ये फर्स्ट टाइम वोटर है जिन्होंने अपना वोट का अधिकार जो है फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया है और एक पोलिंग बूथ पर पहुंचे और अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने के बाद लोगों से भी ये अपील कर रहे हैं कि अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ तक ज़रूर पहुंचे। मौसम थोड़ा सा सर्द है, बिहार में सर्दी भी शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं कि लोग उसके बावजूद अपने घरों से निकल रहे हैं और अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं। मुंसिफ टीवी लगातार ये अपील कर रहा है कि दूसरे मरहले में अगर आप अहल हैं अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने के लिए तो जरूर करें। ये बताओ, पहली बार वोट दे रहे हो क्या? हाँ। हाँ? कैसा लग रहा है वोट देने में? अच्छा लग रहा है। स्पेशल लग रहा है, कुछ नया, मतलब पहली बार दे रहे हैं तो स्पेशल लग रहा है। अरे ये बताइए, क्या सोच के आप वोट मतदान करने आए? क्या सोचा आपने? कि हमारे बिहार का विकास जो कर सके, जो नेता हमारे गया के लिए अच्छे हो एंड हम लोग के ग्रोथ में उनका योगदान हो, हम लोग के बिहार को और अच्छा बनाए, हम लोग को लाइक ग्रो करे बिहार को। और क्या आपने वोट दे दिया अभी? हाँ। आते कहिए, आप भी पहली बार? यस। क्या सोच के वोट दिया आपने? यही कि हमारे देश का विकास हो, हमारे यूथ का हमारे बिहार का विकास हो, बस। ये बताओ, पहली बार वोट दे रहे हो क्या? हाँ। तो आपने सुना कि ये फर्स्ट टाइम वोटर थे जो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं अपने हक रायदही का इस्तेमाल करके। तो आप भी अगर पहले टाइम वोट डालने के लिए जा रहे हैं तो ज़रूर अपने घरों से निकलें। ये खुशी की बात है कि आपको वोट डालने का हक मिला है, तो इसका जो इस्तेमाल है सुबह सुबह करें ताकि आपके दिन फिरे रहें, आप दूसरे काम कर सकें। इसके अलावा जो भी
सेकंड मरहले में जो आज सेकंड फेज हो रहा है उसमें वोट डालने का हल है। जरूर अपने घरों से निकले और अपने हक राय दही का इस्तेमाल करें। बात अगर कटिहार की करें तो कटिहार में भी वोटिंग का अमल जारी है। बड़ी तादाद में वोटर्स अपने हक राय दही का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सुबह का वक्त है, सर्दी का मौसम है, धुंध दिख रही है, उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में लोग अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि वोटिंग शाम तक होनी है, लेकिन लोग सुबह सवेरे ही अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। ख्वातीन की भी एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रही है। तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि बिहार में दूसरे मरहले के तहत आज वोट डाले जा रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग अपना वोट डालने के लिए यहां पहुंचे हैं। सर्दी का मौसम है, लोग उसके बावजूद सुबह सवेरे अवलिन सातों में वोट डालने के लिए पहुंचे। 7 बजे से ही पोलिंग का आगाज हो चुका है। 20 अजला की 122 नशिस्तों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। तो अगर आप भी अहल हैं तो ज़रूर हक राय दही का इस्तेमाल करें। पहले मरहले में बड़ी तादाद में लोगों ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया था, बेदारी का सबूत दिया था। आज दूसरा मरहला है। जिन 20 अजला में वोट डाले जा रहे हैं उनसे अपील लगातार ये की जा रही है कि आप भी बेदारी का सबूत दीजिए और पहले मरहले में जो वोट डाले गए थे उससे ज़्यादा फीसद लाकर दिखाइए ताकि एक बिहार का बेहतर मुस्तकबिल सबके सामने हो। आज 5,28,000 के करीब लोग पहली बार वोट डालेंगे। पहली बार जो वोट डालने वाले हैं वो भी कई लीडरों की किस्मत का फैसला करेंगे। उनमें काफ़ी जोश व खरोश है जो पहली बार वोट डालने के लिए वहाँ पहुँच रहे। अभी थोड़ी देर पहले हमने 2 फर्स्ट टाइम वोटर की तस्वीरें भी दिखाई और उनकी बात भी आपको सुनवाई। उनका कहना है कि वो बेहतर भविष्य के लिए वोट डालने के लिए यहाँ पहुँचे। अगर आप भी बिहार का बेहतर भविष्य चाहते हैं तो अपने हक राय दही का इस्तेमाल ज़रूर करें और पोलिंग बूथ पर पहुँचें और अपने हक राय दही का इस्तेमाल करके बिहार को बेहतर बनाने की कोशिश करें। जिसको भी आप पसंद करते हैं, जिस पार्टी को भी आप पसंद करते हैं उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट जरूर दीजिए। और बात करें किशनगंज की तो किशनगंज में भी बड़ी तादाद में वोटर अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने पहुंचे। एक खास बात यहां पर किशनगंज में ये देखी गई, कई बुजुर्ग लोग भी सुबह सवेरे अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने के लिए यहां पर पोलिंग बूथ तक पहुंचे। बड़ी तादाद में लोग तो पहुंच ही रहे हैं, लेकिन जो बुजुर्ग हैं, जो माजूर हैं, वो भी अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने के लिए बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हैं। तो लगातार ये हम अपील कर रहे हैं कि अगर आप भी अहल हैं तो ज़रूर अपने घरों से बाहर निकलें, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं, जो माजूर हैं, अगर वो अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप पीछे क्यों रहें। आप भी अपने हक राय दही का इस्तेमाल जरूर करें और पोलिंग बूथ पर पहुंचें। और आज जो सेकंड मरहले में वोट डालने के अहल हैं अपने हक राय दही का इस्तेमाल जरूर करें। तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं किशनगंज की तस्वीर है जहां बड़ी तादाद में लोग अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। लंबी लंबी कतारें यहां पर देखी जा रही हैं। बुजुर्ग शहरी हैं वो भी अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। जो माजूर हैं वो भी पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस कदर बुजुर्ग शख्स हैं और माजूर हैं कि उनको चलना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन वो अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। उनको अपने वोट का हक मालूम है, उनके अहमियत क्या है ये मालूम है और वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ये किशनगंज का इलाका है। बड़ी तादाद में मुस्लिम आबादी यहाँ पर है और मुस्लिम ख्वातीन की भी तादाद आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है जो अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने के लिए पहुंची है। सीमांचल का इलाका आज काफ़ी अहमियत का हामिल है। सीमांचल का जो इलाका है वहाँ पर MIM ने भी इस बार काफ़ी जोर दिखाया है और जो MY समीकरण है RJD का मियाँ और यादव समीकरण है उस पर घात लगाने की कोशिश है MIM की। पिछली बार की अगर हम बात करें तो पिछली बार 5 सीटें MIM ने यहाँ से जीती थी। हालांकि वो इनके जो MLA थे वो दूसरी पार्टियों में जम हो गए थे बाद में, लेकिन उसके बाद दोबारा जो 2025 के अब इंतखाबात हो रहे हैं इसमें भी पूरी ताकत लगाई है MIM ने। असदुद्दीन अवैसी ने काफ़ी रैलियाँ की हैं, काफ़ी रोड शोज़ किए हैं और उसका असर कितना दिखेगा ये तो 14 तारीख को जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये मुस्लिम बेल्ट है और बड़ी तादाद में लोग अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं।
और बीजेपी लीडर संजय जायसवाल ने आज सुबह अपने वोट का इस्तेमाल किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए संजय जायसवाल ने आवाम से भी अपील की कि वो ज़्यादा वोट डालें। उन्होंने आवाम से अपील की है कि दूसरे मरहले में 75% से ज़्यादा वोटिंग होनी चाहिए। संजय जायसवाल ने कल रात दिल्ली में हुए बम धमाके पर अफसोस का भी इजहार किया और अपना शदीद रद्दअमल जाहिर किया, लेकिन इस दौरान इन्होंने ये अपील की है कि बिहार के जो वोटर हैं, जो दूसरे मरहले में अहल हैं, अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल ज़रूर करें। का भी रिकॉर्ड टूटेगा। पिछले चरण में 8% से ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया है। इस बार उससे भी ज्यादा बेहतर ढंग से मतदान होगा। बिहार बहुत ही उत्साहित है, क्योंकि जिस प्रकार से सुविधाएं बिहार की जनता को मिल रही है, कोई बिहार का व्यक्ति नहीं चाहता कि फिर से बिहार में शहाबुद्दीन अमर रहे, तस्लीमुद्दीन अमर रहे के नारे लगे। ये बहुत ही दुखद है। कल 3000 किलोग्राम RDX 3000 किलोग्राम विस्फोटक पकड़ा गया, 360 से किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया, AK-47 पकड़ा गया। मुझे लगता है कल जो छापेमारी हुई दिल्ली, फरीदाबाद, सहारनपुर, कश्मीर, उसके कारण भी कोई बौखलाहट में। और बिहार में दूसरे मरहले के तहत आज वोट डाले जा रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुंसिफ टीवी की तरफ से भी लगातार ये अपील की जा रही है कि दूसरे मरहले में अगर आप वोट डालने के अहल हैं तो ज़रूर अपने घरों से निकलें और अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करें। जमशेदपुर में भी आज वोट डाले जा रहे हैं। हमारे साथी विनोद इस वक्त जमशेदपुर से जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। विनोद, दूसरे मरहले के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं, सेकेंड फेज है आज। किस तरह का जोश देखा जा रहा है? अगर हम पहले मरहले की बात करें या पहला जो फेज था, उसमें हमने देखा कि खासा जोश देखा गया लोगों में और बड़ी तादाद में लोगों ने अपने वोट का जो अधिकार है उसका प्रयोग किया था। आज किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं आप? जी निश्चित तौर पर मैं बता दूं कि लोगों में काफी उत्साह है। लोग सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों में पहुंचे हुए थे और अपने मताधिकार का प्रयोग किए। और निश्चित तौर पर है कि पूरे 300 बूथों में आज मतदान हो रही है, जिससे बड़ी संख्या की तैनाती की गई है। जो अंतर राज्य जो जिले के जो चेक पोस्ट है या जिला की जो चेक पोस्ट है, सभी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और किसी तरह भी गाड़ी आना जाना नहीं कर रही है। वही मैं बता दूं कि घासीला उपचुनाव में कुल मतदाता 2,56,352 है जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वही पुरुष मतदाता की बात करें तो 1,25,114 है। महिला मतदाता 1,31,235 है। अब जेंडर 3 है। तो निश्चित तौर पर है कि यह फिगर है और काफी उत्साह के साथ लोग मतदान कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भाजपा और JMM में टक्कर देखा जा रहा है, क्योंकि 13 उम्मीदवार इस चुनावी मैदान में खड़े हैं। तो बिल्कुल विनोद, ये बाईपोल हो रहा है। बाईपोल किसकी वजह से सीट क्यों खाली हुई थी? विनोद आप तक आवाज पहुंच रही है? विनोद, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो ये बताइए कि ये जो जमशेदपुर की सीट है, झारखंड के जमशेदपुर की सीट है, यहां पर आज चुनाव हो रहा है, बाईपोल हो रहा है। किस वजह से यहां पर बाईपोल हो रहा है? जी निश्चित तौर पर मैं बता दूं कि यहाँ पर जो वोटिंग हो रही है मैंने पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही है, क्योंकि मैं बता दूंगा कि मतदान के और तमाम जो दिव्यांग है, जो लोग है, जो बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें भी और आयोग के तरफ से तमाम व्यवस्था किया गया है, क्योंकि ताकि किसी भी मतदाता को किसी प्रकार के दिक्कत ना हो, क्योंकि जिला प्रशासन के द्वारा कल से ही पूरी तैयारी पूरी कर ली गई थी और आज सुबह से ही पूरे मतदान केंद्रों में बड़ी संख्या में जो मतदाता हैं वो उमड़ चुके हैं, क्योंकि जमशेदपुर से 40 किलोमीटर के दूरी पर यह चुनाव हो रही है। मैं बता दूं कि पूर्व मंत्री जो रामदास सोरेन थे, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के थे, तो उनके निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी, तो जिसको लेकर के उपचुनाव किया जा रहा है। इसमें 13 उम्मीदवार जुड़े हुए प्रत्याशी खड़े हैं मैदान में। झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो इनमें सोमेश चंद्र चुनावी मैदान में झारखंड मुक्ति गठबंधन कर रहे थे। तो NDA की तरफ से बात करें तो बाबू सोरेन जी चुनावी मैदान में खड़े हैं। इसके अलावा अन्य भी और प्रत्याशी खड़े हैं चुनावी मैदान में। तौर पर इस बार के जो चुनाव
देखने को मिलेगा। काफी दिलचस्प। बिल्कुल विनोद, एक सवाल ये करूंगा, जाहिर सी बात है एक सीट पे चुनाव हो रहा है, यहाँ पे उपचुनाव हो रहा है, इससे सरकार पर तो बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन लोगों में किस तरह का उत्साह है? क्योंकि बाईपोल जब होता है तो बहुत ज्यादा लोग वोट डालने के लिए नहीं निकलते हैं, नॉर्मली ये देखा गया है। तो क्या लोग निकल रहे हैं वाकई बड़ी तादाद में घरों से? जी निश्चित तौर पर मैं बता दूं कि जो अगले बार जो विधानसभा चुनाव हुई थी उससे भी कहीं ज्यादा इस बार उत्साह काफी देखने को मिल रही है। जो हमारे कई नेताओं से बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि उनका कहना था कि क्षेत्रों में पुल नहीं बना है, सड़क नहीं बना, मैंने हॉस्पिटल, जिसको लेकर के हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। तमाम बातें अपने अपने बातों को रखा है और सभी चाहते हैं कि परिवर्तन, लेकिन हालांकि अब वोट जब कैद हो जाएंगे शाम 5 बजे तक और उसके बाद पता चलेगा कि किसको वोट मैंने कितना पड़ा नहीं पड़ा, अब वो तमाम बात निकल के आएंगे। लेकिन मैं बता दूं कि अभी सभी पार्टियां अपने अपने जीत के दावा करें, भाजपा हो या जेलेकेम हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, तमाम पार्टियां अपने को जीत के दावा कर रहे हैं। यदि बात करें कि ग्रामीण क्षेत्रों की, तो ग्रामीण क्षेत्रों में 300 बूथों में आज मतदान हो रही है, जिसको कड़ी सुरक्षा के बीच किया जा रहा है और के द्वारा भी तैयारी काफी कर ली गई है ताकि किसी भी तरह का कोई कोताही ना बरते, क्योंकि चुनाव आयोग चाहती है कि निष्पक्ष चुनाव किया जाए। जी चलिए विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया। जमशेदपुर में बाईपोल हो रहा है, एक सीट पर वहां पर चुनाव है, इतनी तफसीलात आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा आपके पास आएंगे मजीद तफसीलात के लिए। फिलहाल विनोद बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, 20 अजला 122 सीट बिहार में आज चुनाव हो रहा है। कई जगह ऐसे हैं जहां पर बाईपोल भी हो रहा है, जिसमें कश्मीर भी है और तेलंगाना भी है। तेलंगाना के जुबली हिल में आज बाईपोल हो रहा है। इसके अलावा बडगाम जो कि कश्मीर की सीट है, वहां पर आज चुनाव हो रहा है। जमशेदपुर की अभी हमने तफसीलात आपको बताई, यहाँ पर भी आज वोट डाले जा रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान कांग्रेस से जुड़े हैं, चंद्रभूषण जी। चंद्रभूषण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मुंसिफ टीवी पर। सेकंड फेज शुरू हो चुका है, अगर आप तक आवाज हमारी पहुंच रही हो तो पहले एक बार वोटर से अपील कर दीजिए, किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं, कि घरों से निकलें और अपने हक रायदही का या अपने वोट का जो अधिकार है उसका वो इस्तेमाल करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके माध्यम से तमाम लोगों से अपील करता हूं कि मैं चंद्रभूषण राजपूत, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आप अपने घरों से बाहर निकले और आपका जो वोटिंग राइट्स है आप उसका इस्तेमाल करें। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि वो पॉलिटिकली एक्टिव होते हैं, वो ये कहते हैं कि ये समस्या है, रोड का समस्या है, बिजली का समस्या है। आपका जो भी समस्या है उसका निदान तभी होगा जब आप अपने मर्जी की सरकार चुनेंगे। बिल्कुल। कई लोगों को लगता है कि मेरे एक वोट से क्या होगा। मैं आपको बता दूं, हमारा बड़बिका में हम 150 वोट से आ रहे थे, 150 वोट से। माले में हम 400 वोट से आ रहे थे। तो एक एक वोट का बहुत वैल्यू है। आप निकलिए और आपको जो भी पसंदीदा कैंडिडेट हो, जिनकी विचारधारा से आप सहमत है, आप उनको वोट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन, चंद्रभूषण जी जिस तरह से कह रहे हैं कि जो भी आपकी पसंद का कैंडिडेट हो उसको वोट कीजिए। मुंसिफ टीवी की तरफ से भी लगातार ये अपील की जा रही है कि जो भी आपके पसंद का कैंडिडेट है आप उसके हक में वोट दीजिए, ताकि एक बिहार का अच्छा मुस्तकबिल बन सके, जो प्लान है वो रुक सके। इस पर तफसीली बातचीत करेंगे। चंद्रभूषण जी, शुरुआत यहाँ से करूंगा कि 2025 में चुनाव हो रहा है, 2015 भी देखा, 2020 भी आपने देखा। नीतीश कुमार लगातार, चाहे वो आरजेडी के साथ रहे हो, चाहे बीजेपी के साथ रहे हो, सरकार में रहे। इस बार का चुनाव किस तरह से अलग देख रहे हैं या भिन्न देख रहे हैं आप? देखिए, इस बार का चुनाव एक बेहद ही अलग चुनाव है। सबसे पहले तो हमारा इंडिया अलायंस 7 दलों का हमारा जो घटक दल है हमारे, उसके साथ गठबंधन है। दूसरी बात कि पहले हम लोग ये सोचते चलते थे कि ठीक है, नीतीश कुमार का भी अपना कुछ % वोट है, वो आ जाएंगे तो चीफ मिनिस्टर। लेकिन इस बार हमने क्लियर किया कि नहीं, हमारे चीफ मिनिस्टर के जो चेहरे हैं वो तेजस्वी यादव जी हैं। बिल्कुल, हमको अब नीतीश कुमार से पार पाने होगा। तीसरा, मैं एक बात आपके थ्रू सारे जनता से कहना चाहता हूं कि देखिए, नेता का स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। जब अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन पे आने लग गया था कि हाँ थोड़ा भूलने लग गए हैं, या आप देखते होंगे हवाई जहाज से चलते हुए गिर जाना, इस तरह की कई सारी जब बातें आने लग गई थी, तो वहां पे ये बवाल हुआ था। बाद में जो बाइडेन को हटना पड़ा था, वहां पे उनके बदले कमला हैरिस आई थी। हम लोग को सबको अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव याद है। बिल्कुल। लेकिन बिहार में जब तमाम लोग ये बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य अब ठीक नहीं रहा, वो 75 वर्ष के हो गए हैं। अभी कल डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, जो कि हमारे राज्यसभा सांसद है, जब हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वहां विस्तार से बताया कि कैसे 3 डॉक्टर हमेशा नीतीश कुमार के साथ लगे हुए, इसलिए नीतीश कुमार किसी भी मीडिया चैनल को इंटरव्यू नहीं दे रहा है। तो अब जो सब लोग जानते हैं कि अब अगर एनडीए को आप वोट देते हैं, वो नीतीश कुमार अब रहेंगे ही नहीं,
एनडीए अपना जो है, बीजेपी अपना कोई एक मुख्यमंत्री बना देगा, या तो वो नित्यानंद राय हो, नहीं तो सम्राट चौधरी हो। तो कहने का ये मतलब कि हम लोग सब जानते हैं कि अगर अच्छा भूषण जी, तेजस्वी यादव ने जो कहा था कि नीतीश कुमार को हाईजेक कर लिया बीजेपी ने, क्या ये बात सही है? वो 100% सही है। हम लोग सब जानते हैं कि अभी का जो फिलहाल जो जदयू है उसमें बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड की लड़ाई चल रही है। वहां ललन सिंह, वीरेंद्र चौधरी लोग जैसे फॉरवर्ड है, अशोक चौधरी जो है बैकवर्ड है। तो वहां बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड में अशोक चौधरी सम्राट चौधरी के साथ मिल गए। तो हुआ क्या कि नीतीश कुमार जैसे पहले जिस तरीके से एक्टिव था उस तरह की बात नहीं है। इनके पूरे जो बी टीम है, जदयू की बी टीम ना, उस पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमा लिया है। इसीलिए जब अशोक चौधरी पे एलिगेशन उठता है कि उन्होंने 200 करोड़ का जमीन खरीदा, उन पर कोई एक्शन नहीं होता है। अशोक चौधरी के मंत्रालय से जुड़े हुए 2 इंजीनियर तारनी दास और विनोद कुमार राय सरेआम जब मीडिया में रिपोर्ट करते हैं कि विनोद कुमार राय अपनी बीवी के साथ मिलकर घर में जो है नोट जला रहा था, तब भी कोई नहीं बोला। IAS संजीव और जो कि 1997 बैच के IAS है, जब वो गिरफ्तार होते हैं, कहने का मतलब अब चाहे कुछ भी करप्शन का कुछ भी इल्जाम लग जाए, चाहे संजय चौरसिया पे इल्जाम लग जाए, दिलीप जायसवाल पे कि उन्होंने कॉलेज को हड़प लिया, अब नीतीश कुमार पहले वाले नहीं है, सुशासन भाव वाली सही जो खुल के आया बोले अपने मिनिस्टर को कि आप इस्तीफा दो। अब है कि आप यहाँ पे कुछ भी करप्शन कीजिए। अरे मैं तो नहीं, मैं तो चले कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूँ। बीजेपी के नेता RK सिंह ने कहा ना कि बिहार में 62,000 करोड़ का बिजली घोटाला हुआ है। गौतम अडानी जो है बहुत हायर दाम पे सबसे बिजली का टैक्स चल रहा है। खुद CAG ने ये कहा कि यहाँ पे 71,000 करोड़ खर्च ये लोग बता तो रहे हैं, लेकिन जब हम यूटिलिटी बिल मांग रहे हैं 49,050 यूटिलिटी बिल नहीं दे रहे हैं। तो ये सारी बिहार की तमाम जनता जानती है कि जो इनका 2005 से 10 के टाइम पे भी इन्होंने जो कुछ काम किया था उसी का भी बैगेज हो रहा है। अब ये सरकार पूरी तरीके से डिरेल हो चुकी है। अब बस बिहार का टाइम बर्बाद हो रहा है अगर आप फिर से नीतीश कुमार को मौका दे रहे हैं। अच्छा, सरकार आपने कहा कि डिरेल हो रही है, आपको क्यों जनता चुने? आपने जो मैनिफेस्टो तैयार किया है, आपका गठबंधन जो है इंडिया गठबंधन है, उसने जो मैनिफेस्टो तैयार किया है, क्या लगता है कि जो चीजें आपने आवाम से या पब्लिक से वादा किया है पूरा कर पाएंगे आप? सवाल इसमें लगातार अपोजिशन लगातार सवाल उठा रहा है कि बिहार का तो बजट ही इतना नहीं है, पूरा कैसे करेंगे आप? मैं आपको बताता हूं, मैं बिहार से ही हूँ। बिहार का कुल बजट 3,16,000 करोड़ का है और बिहार पे कुल कर्ज भी 3,64,000 करोड़ का है। मैंने जो पुरानी सरकारें हैं नीतीश जी की, उन्होंने कितना कर्ज लिया है कि बिहार पे कर्ज 3,64,000 करोड़ का है। हमारा बजट है 3,16,000 करोड़ का और बिहार की जो टोटल GDP है वो 9,30,000 करोड़ की, अगर 2023-24 की बात करें तो हमारे पास इतना सफिशियंट पैसा है कि अगर हम उसको ठीक से सेग्रीगेट करें और सही दिशा में भेजें तो हम जो जीविका दीदी को बोले हैं कि हम आपको 30,000 का सैलरी देंगे वो हम दे सकते हैं। हमने महिलाओं से जो वादा किया है कि हम आपके अकाउंट में 2500 रुपया महीना माई बहन नाम का वो हम दे सकते हैं। ये तो कांग्रेस कई जगह पे कर रही है कि महिलाओं को पैसा दे रही है, महिलाओं के लिए जो सहूलत है वो दे रही है। हर घर के एक फर्द को जो नौकरी देने की बात कही है, अपोजिशन का लगातार उस पर सवाल है कि इतना पैसा आप कहां से लाएंगे? देखिए, बात वो पोजीशन तो बिल्कुल ना कहे जिसके प्राइम मिनिस्टर ये कहा कि हम 15 लाख नौकरी देंगे और 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो करके सत्ता में तो चले आते हैं। अब आके हिंदू मुसलमान घुसपैठिया करते हैं। ये बीजेपी तो कम से कम नहीं उठा, उनके ज्यादा झूठ बोलने वाला पार्टी से आजाद भारत में कोई पैदा नहीं लिया। हम जब बात कर रहे हैं कि हम इस तरह की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि जब हमारी सरकार आएगी बिहार में FDI आएगी। कोई भाजपा का प्रवक्ता किसी भी डिबेट में बोलने को तैयार नहीं कि पिछले 6 साल में कितना FDI आया है, लेकिन खुद भारत सरकार का यह आंकड़ा है कि पिछले 6 साल में केवल 1800 करोड़ रुपया बिहार में आया। 1800 करोड़। और उसी एनडीए का उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जिसके बारे में खुद नहीं पता वो बंदा कौन सा क्लास पास है, जब भी पूछा जाए आप क्लास 10 कौन क्लास में पास करते हैं तो कभी कहेगा PhD किए हैं, तो कभी कहेगा एफिडेविट जमा कर दिए हैं। तो सम्राट चौधरी ने पूरे बिहार की जनता के सामने कह दिया कि हम 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगले 5 साल में लाएंगे। अरे भाई, तुम ही सरकार में थे जब तुम पिछले 6 साल में केवल 1800 करोड़ लाए, तुम अगले 5 साल में 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कहां से लाओगे? कभी कहते हैं हवाई जहाज के पार्ट्स का इंडस्ट्री यहां बना देंगे, तो सेमीकंडक्टर यहां पे बना देंगे। ऐसे झूठ मूठ से काम नहीं चलेगा। सब जानता है कि नरेंद्र मोदी बहुत झूठ बोलते हैं, अमित शाह बहुत झूठ बोलती है। अब जेडीयू भी उसी रास्ते पे चल पड़ी है। हमारा ये कहना आप हमको लाइए, हम कई सारे इंडस्ट्री लाएंगे, हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लाएंगे। इसी मोकामा में एक टाइम पे स्टू इंडस्ट्री था ना, इसी मोकामा में मैकडॉवेल ने अपना प्लांट लगाया हुआ था जो मैकडॉवेल वाइन का शॉप। कहने का मतलब हम जब आएंगे हम चीजों को और सुधारेंगे, जो रेड टेपेज उसको खत्म करेंगे, इंडस्ट्री को इजी करेंगे आने में। खुल के इनका मुख्यमंत्री और ये अमित शाह कहते हैं कि हमारे पास तो जमीन देने के लिए नहीं है,
और अपने मित्र गौतम अडानी को, जिसको बिना मतलब का LIC 35,000 करोड़ का लोन देती है, उसको देने के लिए 1,000 करोड़ है, वो भी 1 रुपया में। सब जानती है ये कि बीजेपी हाईली क्रोनी कैपिटलिस्ट पार्टी है। 2-3 मुकेश अंबानी, अडानी ये सबको देखे ताकि भाई हम तुमको सारा संसाधन दे दे, तुम चुनाव में हमको भर भर के चलना देते रहो। इन लोगों से काम नहीं चलेगा। ऐसे भ्रष्ट सरकार से अब बिहार को निजात दिलाना है। इंडिया अच्छा, गठबंधन की बात अगर करें तो पलायन रोकने के लिए आप लोगों के पास क्या प्लान है कि पलायन रुके? क्योंकि ये जो सरकार है हर बजट में क्या करती है, बिहार को कुछ नई ट्रेनें दे देती है, बिहार वाले उसी से खुश हैं। बिहार को ट्रेन चाहिए या फैक्ट्री चाहिए? देखिए, अभी खुद ये 6 महीना हुआ तो रेलवे मंत्री ने कहा कि हमारे यहाँ पे 1,62,00,000 लोग आदमी बाहर से आए हैं केवल 6 में, और पता नहीं कितने लोग ट्रेन से आए होंगे, कितने लोग कार से आए होंगे। कहने को मतलब मान लीजिए 2 करोड़ का आंकड़ा है। क्या ये लोग बाहर में जाके 5 लाख की नौकरी कर रहे हैं? ये वो लोग हैं जो चंडीगढ़, पुणे, महाराष्ट्र में जाकर 12-12 घंटे की चाकरी कर रहे हैं और 8,000, 10,000, 12,000 की महीना कमा रहा। परसों हमारे नेता गुजरात से जिग्नेश मेवानी आए थे। मैंने जिग्नेश जी से पूछा कि जो गुजरात में जो बिहारी लोग काम करते हैं उनकी क्या स्थिति है? बोला 12,000, 14,000 करोड़ का 12 घंटा 14 घंटा का सब नौकरी करता है और 12,000, 14,000 करोड़ उनका दरमाहा है। इस तरह की चाकरी करवाई जाती है। आदमी का क्योंकि अपना परिवार होता है, उसको अपना घर पेट पालना है, अपनी बीवी का पेट पालना, बच्चों को पढ़ाना, वो आदमी बुरी तरीके से फंस जाता है। चलिए चंद्रभूषण जी, आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। उषा जी बीजेपी तर्जुमान है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उषा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मुंसिफ टीवी में। कैसे हैं आप? दूसरा और बिल्कुल, सेकंड फेज का आज चुनाव इस वक्त जारी है बिहार में। जनता से कोई अपील करना चाहेंगे जो वोटर है, उनसे कुछ अपील, पार्टी विशेष के लिए नहीं, अपने घरों से लोग निकलें, एक अपील कर दीजिए पहले, उसके बाद फिर बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। उषा जी। मैं जनता से, सभी वोटर से यही अपील करती हूँ कि घरों से निकले और अधिक से अधिक वोट करें। अगर आपको सुधार, कुछ बदलाव चाहते हैं, कुछ जागरूकता चाहते हैं, तो आपको घरों से निकलना पड़ेगा और अपने मन मुताबिक अपने प्रत्याशी का चुनाव करना होगा, तभी बदलाव होगा। यह बदलाव के लिए ही चुनाव होता है, मतदान होता है। बदलाव करने के लिए मतदान आपको घर से निकलकर देना होगा। अधिक से अधिक वोटों का प्रयोग करें और एक अच्छे सुशासन की सरकार को स्थापित करें। चलिए उषा जी, जो आपने अपील की है उसी अपील से शुरू करूंगा मैं कि आपने कहा कि बदलाव के लिए वोट करें। अपोजिशन के लीडर हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान मौजूद हैं, चंद्रभूषण जी हैं कांग्रेस से, उनका भी ये कहना है पब्लिक से, उन्होंने भी ये अपील की कि बदलाव के लिए अगर आप चाहते हैं तो वोट जरूर करें। तो बिहार में बदलाव किसको चाहिए, मतलब अपोजिशन को चाहिए, सरकार को चाहिए? मैं बदलाव इसलिए बोली हूँ कि अभी जो है सरकार तो आप ही की है, बदलाव मतलब क्या? सरकार हमें नहीं चाहिए, वो जंगल राज की सरकार, वो नहीं चाहिए जो महिलाओं का शोषण किया है वो सरकार, भ्रष्टाचार की सरकार, जो नौकरी के नाम पर जमीन लेते थे, नौकरी के नाम पर घूस लेते थे, वो नहीं चाहिए। जो दिन दहाड़े महिलाएं और छोटे स्कूल जाते हुए बच्चों का अपहरण हो जाता था, नहीं चाहिए। जो रोड ऐसा रोड जो 5 घंटे में कहीं से कहीं हम जाते थे, आज रोड देख लीजिए, बिजली देख लीजिए, पानी देख लीजिए, स्कूलों का आधुनिकीकरण देख लीजिए, कितने एम्स खुल गए, कितने हॉस्पिटल खुल गए, कितने एयरपोर्ट खुल गए। कभी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि जिले जिले में एयरपोर्ट होगा। आज जिले जिले में आपको एयरपोर्ट देखने को मिल रहा है। हमारी जो रफ्तार है वह तेजी से बढ़ रही है। चंद्रभूषण जी, क्या कुछ कहेंगे? बिहार को बदलाव की क्या जरूरत है? अगर इतनी तरक्की हो गई है, जिले जिले में एयरपोर्ट खुल गया है, एम्स खुल गया, तो बिहार को बदलाव की क्या जरूरत है जब सारी तरक्की हो गई है? पलायन रुक रहा है, कितनी फैक्ट्रियां आ गई चंद्रभूषण जी में, एनटीपीसी फैक्ट्री, एनटीपीसी परिवार वैसे है जिसकी आमदनी 6,000 रुपए से कम है महीना। आप जानते हैं भारत में एक परिवार में 5 आदमी माना जाता है। तो जब 1 करोड़ परिवार का आमदनी 6,000 रुपए से कम है और 82 लाख वैसे परिवार है जिसकी आमदनी 6,000 से 10,000 के बीच है, तो कहने का मतलब जब आपके राज्य का 65% से लेकर 70% आबादी 10,000 रुपए से महीना मैंने कमाता है, इसी से पता चल जाता है कि आपके यहाँ पे क्या स्थिति है।
यहाँ का बच्चा पढ़ने के लिए बॉम्बे यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी जाता है, लेकिन यहाँ का बच्चा बिहार में नहीं पढ़ता। इसी से अपन नजर लगा सकते हैं जो हमारी पटना यूनिवर्सिटी है, जो कि इतनी फेमस है, वो पटना यूनिवर्सिटी में 1115 सीट खाली। पटना साइंस कॉलेज, जो कि एक टाइम का ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, उसमें 143 सीट खाली। तो बिहार में लोग 5 साल में BA करते हैं। जो बच्चा यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज से पास है तो कहाँ नौकरी मिलेगी? इस तरह का शिक्षा हमको नहीं चाहिए, इस तरह का शिक्षा व्यवस्था नहीं चाहिए। हमें ऐसे बनाना है। राहुल गांधी ने कहा कि जब हम सत्ता में आएंगे हम इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो है जॉब देंगे। हमारा क्या नहीं है, आपके समय का ही पलायन है, आपके समय का ही जंगल राज है, जो आज हमें वो जंगल राज का सामना करना पड़ रहा है। वह जंगल राज को कोई नहीं दुराना चाहेगा। हम जैसी माताएं बन गई हैं, वो माताएं अपने बच्चों को कहानियां सुनाते हैं। आज तो भस्मासुर राज है मैडम। 10 महीने में 130 पटना में हुआ है। गांधी मैदान के पास, वही गांधी मैदान जिसके बगल में चारा घोटाला सरकार, वो नहीं चाहिए। भ्रष्टाचार की सरकार हमारे जैसे आपके यहाँ तो 62,000 करोड़ का बिजली घोटाला हो गया, युवा जाग चुके हैं। चलिए दोनों को रोकना चाहूंगा, दोनों के पास आऊंगा सवाल के लिए। मैनिफेस्टो की हमने बात की इंडिया इत्तेहाद के ताल्लुक से, और एनडीए का मैनिफेस्टो क्या कहता है इस पर भी हम बात करेंगे। इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे कश्मीर का, जहां पर भी आज बडगाम में पोलिंग हो रही है, वोट डाले जाए। हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट इस वक्त हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़ गए। परवेज, आज बडगाम में वोट डाले जा रहे हैं, किस तरह का मंजर देख पा रहे हैं? हालांकि ये तो बाईपोल है, लेकिन फिर भी लोगों में किस तरह का जोश आप देख पा रहे हैं? अब बिल्कुल आजम, अगर हम बात करें 2 जगह ये वोटिंग हो रही है इस टाइम, बडगाम और नगरोटा, दोनों जगह पे आज जो पोलिंग है बाईपोल्स पे वो हो रही है। और सुबह कड़कती ठंड के बावजूद भी लोग अपने घरों से बाहर निकले और लंबी लंबी कतारों में उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया, अपने वोट का इस्तेमाल किया। देखिए, अगर हम इन दोनों सीट्स की बात करें तो काफी महत्वपूर्ण ये सीट्स बन गई हैं। हालांकि ये बाई इलेक्शंस है, लेकिन इन 2 सीटों पर इतनी ज्यादा सियासत हुई, इतना ज्यादा जो पुश हुआ है लीडर्स की तरफ से, वो हमने पिछले काफी दिनों में उस पर हमने देखा, हमने वो रिपोर्ट भी किया। चाहे हम बात करें वजीर आला उमर अब्दुल्ला, चाहे हम बीजेपी के आला लीडरान की बात करें, या PDP की कयादत जो है, आला कयादत, उनकी बात करें, सारे बडगाम के इलेक्शन के हवाले से जुट गए थे और इलेक्शन रैलीज वहां पे की, जिसके नतीजे में हमने देखा कि आज अच्छी खासी तादाद जो है वोटर्स की वो बाहर निकली और अपने मत का इस्तेमाल किया। सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात करें तो स्ट्रीट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए थे। CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो पोलिंग बूथ पे देखी गई और उन्होंने जो अच्छे खासे इंतजाम हैं सिक्योरिटी के, क्योंकि कश्मीर एक हसास इलाका है और कल का धमाका देखते हुए पहले ही अलर्ट पे था सारा, तो इस वजह से जो है सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए गए थे और लोगों की लंबी लंबी कतारें जो हैं वो बडगाम और नगरोटा दोनों जगह देखने को मिली। यहाँ पे फैसलाकुन मरहले में ये दोनों जो चुनाव हो रहे हैं, एक जो अगर हम बडगाम की बात करें, यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और वजीर आला उमर अब्दुल्ला पहले 24 में ये इलेक्शन जीत गए थे, लेकिन उन्होंने ये सीट बाद में छोड़ दी थी क्योंकि वो 2 जगह से लड़े थे। तो उसके बाद जो है इस सीट पे काफी सियासत जो है वो देखने को मिली और जो मेन वहां पे जो कैंपेनर्स हैं, आगा सैयद रूहुल्ला मेहदी जो मेंबर पार्लियामेंट भी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, उनका इस इलेक्शन कैंपेन से दूर रहना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साया इस इलेक्शन पे डाल सकता है। लेकिन अगर हम बात करें कैंपेनिंग के हवाले से, उमर अब्दुल्ला ने खुद लगातार पिछले 3-4 दिनों में वहां पे रैलीज की है, कैंपेन की है और बाकी जो क़यादत है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने लगातार वहां पे कैंपेन की है। कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है, लेकिन अगर हम कांटे की चक्कर देखिए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो आगा सैयद महमूद हैं और उनके जो अपोनेंट है आगा मुंतजर जो हैं, उनके बीच जो PDP के कैंडिडेट हैं उनके बीच ज्यादा टक्कर दिखाई दे रही है और नतीजा बहरहाल नतीजा 2 दिन के बाद ही डिक्लेयर होगा। उस टाइम पता चलेगा कि क्या हालात रहे हैं बडगाम के चुनाव से। अगर हम नगरोटा में बात, बिल्कुल परवेज, कहीं से किसी तरह की कोई गड़बड़ी की खबर आई है वहां पर, EVM खराबी या इस तरह की कोई गड़बड़ी की खबर आई अभी तक? जी नहीं, बिल्कुल एकदम शांतिपूर्ण माहौल में और बहुत ही अच्छे तरीके से जो इंतजाम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी किए गए हैं। जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या DC बडगाम है, उन्होंने काफी इसके हवाले से पिछले 2-3 दिनों में जो एक्सरसाइजेस की है और कल ही जो है
पोलिंग बूथ पे सारा सामान वो पहुंचाया गया था और पोलिंग अमला भी जो है वो भी कल रात से ही पोलिंग स्टेशन पे हैं। 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज की, बड़गाम की जो 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है उनमें ये चुनाव होने जा रहे हैं। वहां पे आज छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई है, पेड हॉलिडे डिक्लेयर कर दी गई है। और जो भी अमला है, अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस के हवाले से जितना भी अमला है वो इन इलेक्शंस को आसान तरीके से और अमन अमान के माहौल में इनको करने में लगी हुई है और इंतजाम काफी पुख्ता किए गए हैं। चाहे बड़गाम की बात करें या नगरोटा की बात करें, नगरोटा में थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा कि नगरोटा में मरहूम देवेंद्र राणा जो बीजेपी के लीडर थे और एमएलए थे वहां से, उनकी वफात के बाद जो है वो सीट खाली पड़ गई थी और अब उनकी बेटी जो है वो वहां पे चुनाव लड़ रही है। काफी स्ट्रांग कैंडिडेट वहां पे उनको देखा जा रहा है, लेकिन उनके अपोनेंट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की शमीम बेगम है वो वहां से चुनाव लड़ रही है और साथ में पैंथर्स पार्टी के जो लीडर हैं वो भी कड़ा मुकाबला वहां पे इस सीट पे देने जा रहे हैं। लेकिन स्ट्रांग कैंडिडेट वहां पे बीजेपी का ही नजर आ रहा है। दिव्यानी राणा जो मरहूम देवेंद्र सिंह राणा की बेटी है वो वहां पे चुनाव लड़ रही है। हालांकि उनके चुनाव लड़ने पे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस में काफी सवाल उठाए थे कि बीजेपी खानदानी राज की मुखालफत करती है, लेकिन वहां पे जब अपनी बारी होती है तब वो खानदानी राज नहीं देखते थे। बहरहाल ये इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान हमने ये काफी सारे बयान सुने और हमने देखे जी। लेकिन मरहला 3 ये जो है दोनों चुनाव माने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चुनाव है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये एक टेस्ट भी है कि जो 1 साल उनकी हुकूमत को हो गया उसकी कारकर्दगी को देखकर भी जो बड़गाम के लोग हैं वो डालेंगे या नहीं डालेंगे, ये भी एक देखने वाली बात है। उमर सरकार के लिए ये एक टेस्ट की घड़ी भी है, खासतौर अगर हम बड़गाम सीट की बात करें जी। चलिए परवेज, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़गाम नगरोटा 2 जगह वोट डाले जा रहे हैं, तफसीलात आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास दोबारा लौटेंगे। हमारे साथ किशनगंज से शाहिद रजा इस वक्त जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। चंद्रभूषण और उषा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी और कांग्रेस से हैं, तर्जुमान है, उनके पास जाएंगे। लेकिन पहले शाहिद रजा के पास चलते हैं। शाहिद, किशनगंज में आप मौजूद हैं, आज वोट डाले जा रहे हैं, किस तरह का माहौल, किस तरह का मंजर आप देख पा रहे हैं वहां पर? शाहिद जी, यहाँ तक सवाल है, किशनगंज जिले की बहादुरगंज विधानसभा में हमारी मौजूदगी है और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान अपना अपना कर रहे हैं सब। और देखा जा रहा है लंबी लाइनें लगी हुई, अपने अपने घरों से निकल करके लोग अपने अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। शायद यहाँ पर लोगों के मसाइल क्या हैं पूरे चुनाव में, जिस तरह से चुनाव प्रचार हुआ या लोगों के बीच लीडरान गए, लोगों के मसाइल क्या है यहाँ पर, अहम मसाइल क्या है? मैं ऐसे मसाइलों को लेकर के मैं लोगों से बात करना चाहूंगा। लगातार इस बार पे आप मतदान करें, किस विषय करें, क्या रोजगार और शिक्षा के लिए सड़क बढ़िया हो और सरकार चेंज हो, इसके लिए हम वोट कर रहे हैं। लगातार हम बात करने की कोशिश करेंगे लोगों से कि लोगों का इस बार बिहार इलेक्शन की अंतिम तारीख 11 नवंबर को आप लोग किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, मत कर रहे हैं मुद्दे पे लाइव। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद रजा इस तमाम जानकारी के लिए। किशनगंज में भी आज वोट डाले जा रहा है, बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से निकले और अपने क़रायदाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। नाज़रीन, मुंसिफ टीवी लगातार ये अपील कर रहा है कि अगर आप भी दूसरे मरहले में वोट डालने के अहल हैं तो ज़रूर अपने घरों से निकलें और अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल ज़रूर करें। उषा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, चंद्रभूषण जी भी हैं, कांग्रेस से और बीजेपी से दोनों लीडर हमारे साथ, दोनों तर्जुमान मौजूद हैं। उषा जी, आपके पास आऊँगा। मैनिफेस्टो के ताल्लुक से अभी हम बात कर रहे थे। मैनिफेस्टो आपका जो है उसके लिए कहा जा रहा है कि 2 मिनट में मैनिफेस्टो आपका ख़त्म हो गया, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो विकास है वो विकास दिख रहा है। जी, विकास दिख रहा है, तेजी से हमारा अभी जो रफ्तार है वो तेजी से बढ़ रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर वह हमारा मैनिफेस्टो आए नहीं आए, मैनिफेस्टो हो नहीं हो, क्योंकि हम जो धरातल पर है वो पूरी तरह से दिख रहा है मेरी काम, और हम आगे भी इसी तरह धरातल पर आगे बढ़ के दिखाएंगे। वो महिला हो, युवा हो, किसान हो,
मजदूर हो, सभी को देखे होंगे, वृद्धों को पेंशन का हो, ये सभी को हमने योजनाएं बहुत सारी दी। महिलाओं के गांव की महिलाओं को, गरीब महिलाओं को योजनाएं हम लोग इतना दिए, उज्ज्वला योजना हो या अभी जीविका दीदी का आपने देखा होगा। तो इस तरह से हमारी बहुत सारे चीज है कि दिए। महिलाओं का आरक्षण हो, महिलाओं का आरक्षण भी आपने देखा होगा कि अभी सदन में जाने के लिए हमें 35% आरक्षण दिया, 33% आरक्षण दिया गया। अभी नीतीश कुमार जी हमारे एनडीए की सरकार 33% आरक्षण दिया महिलाओं को। 50% आरक्षण हमारे स्थानीय निकाय चुनाव में है। तो इस प्रकार से हम महिला हो, युवाओं को रोजगार का हो या वृद्धों को, किसानों को किसान सम्मान निधि दिया गया, हर किसानों के खाते में पैसे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारी मैनिफेस्टो से पहले हम बहुत कुछ करके दिखा रहे हैं। चलिए चंद्रभूषण जी, क्या कुछ कहेंगे? उषा जी ने तो बहुत एक लंबी फहरिस्त गिनवा दी जो बिहार में तरक्की के काम किए। इन्होंने कहा कि मैनिफेस्टो की जरूरत ही क्या है, हमारा काम बोल रहा है वहां पर। सारे लोग जानते हैं ये चीज, जो वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे कि इनका मैनिफेस्टो क्यों नहीं हुआ। 1 मिनट में लोग क्यों चलेगा, क्योंकि पता था पहला क्वेश्चन यही होगा कि क्या चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही फिर से मुख्यमंत्री रहेंगे। आप देखिए, एक बार भी नरेंद्र मोदी ने, एक बार अमित शाह ने ये चीज नहीं कहा कि हम इस बार फिर से नीतीश सरकार। वो बार बार कह रहे हैं कि एनडीए जीतेगा, उसके बाद हम मुख्यमंत्री करेंगे। तो सबको यही डर था कि पहला क्वेश्चन ही प्रेस यही पूछता कि क्या नीतीश कुमार जी को आपको मुख्यमंत्री बनाए रखना है। इसलिए लोग वहां पे 1 मिनट आए और वहां से भाग खड़े हुए। देखिए, लंबी फेरिस्त बिहार का सब जानता है कि आप कोई भी इंडिकेटर उठा लीजिए, बिहार सब में 28 राज्य में सबसे पीछे है। आप एजुकेशन का बात कर लीजिए, आप हेल्थ का बात कर लीजिए, आप पर कैपिटा इनकम का बात कर लीजिए। बिहार में प्रति व्यक्ति है $800 है, 70,000 रुपया सालाना, 5,000 रुपया महीना। इसी भारत में तेलंगाना में लोग 28,000 रुपया सालाना कमाता है। इसी भारत में यहाँ तक कि यूपी, जो कि हम ही लोग के टाइप का राज्य है, वो जो है 9,000 रुपया सालाना वहां के लोग कमाते हैं। बिहार में लोग 5,000 रुपया महीना कमाता है। मैं तो 5,000 ओवरऑल बता रहा हूँ। जब आप शिवहर में जाइएगा तो शिवहर में प्रति व्यक्ति है 2,000 रुपया है और सीतामढ़ी का प्रति व्यक्ति है 2300 रुपया। अरे पूरा दुनिया जानता है कि यहाँ का जो हेल्थ का सिस्टम क्या है। कल हमारे सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कल उन्होंने खुल के बताया कि बिहार में 86% डॉक्टर जो हमको स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं वो नहीं है। 86% स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं है। तभी तो यहाँ का आदमी जो है दिल्ली एम्स, चंडीगढ़ पीजीआई, लखनऊ पीजीआई में जाता है। उषा जी कह रही है, अरे चंद्रभूषण जी, उषा जी तो ये कह रही है कि एम्स की लाइन लग गई है, हर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर बड़े बड़े अस्पताल खुल गए हैं। उषा जी मौजूद है, सवाल कर सकते हैं। मैं अभी अपने ऑफिस में हूँ, उस दिन एक मीडिया चैनल आया था, उल्टा चश्मा यूट्यूब चैनल ही है। उन्होंने मुझसे कहा कि सर हम दरभंगा एम्स का कवरेज देखने जा रहे हैं, हमने आप हमको वहां से लाइव फुटेज भेजिएगा। आपको पता है उस पूरे इलाके में 2 छोटा-छोटा, आप तो खुद मीडिया से आप देख लीजिएगा, 2 छोटा-छोटा बिल्डिंग बना के लोग हल्ला कर रहे हैं, बना दिए 2015 से हल्ला कर रहे हैं। मोदी जी आते हैं, कहते हैं यहाँ का चीनी मिल पियेंगे, चीनी मिल से चीनी पियेंगे। अरे इनका कुछ नहीं है। ये 2047 का बात करेंगे, नहीं तो 1990 का बात करेंगे। 2025 में क्या किया है किसी को नहीं बता रहा। अगर इन्होंने बिहार में सही से काम किया होता तो इन्वेस्टमेंट यहाँ 20,000 करोड़ आया होता। जब गुजरात में पिछले 10 साल में 42,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ सकता है डबल इंजन की सरकार में, तो यहाँ डबल इंजन की सरकार में पिछले 10 साल में मात्र 1,600 करोड़ क्यों इन्वेस्टमेंट आया? 1,800 करोड़ क्यों आया हमको, मैं पूछना चाह रहा हूँ। और जब तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं, आप यहाँ पे सरकारी नौकरी देंगे नहीं। जी उषा जी, मैं एक लाइन कहना चाह रहा हूँ, सब जानते हैं कि बिहार में गुंडा। उषा जी बोलिए। 1 मिनट वो शासन भी याद कीजिए, जब आप मुख्यमंत्री जब बने थे तो आपने क्यों नहीं कुछ किया, क्यों नहीं करके दिखाया? आपने तो कुछ नहीं किया। हमारे तो एम्स भी खुल गए, हॉस्पिटल भी खुल गए, बहुत सारे जगह हॉस्पिटल नहीं थे। मैडम एम्स हमारा लाया हुआ है, रोड नहीं था। IIT हमने बनाया, IIM हमने बनाया, DRDO हमने बनाया, सब नेहरू का देना है, सब कांग्रेस का देना है। IIM कांग्रेस नहीं, सब एनडीए की सरकार की देना है, सब नेहरू का देना है। IIT हमने दिया, एम्स हमने दिया, सारा हमारा दिया प्रपोजल है। आप याद कीजिए, इसी पटना में सुबह निकलते थे, रात में पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, इलाज कहां से कराएंगे? अब तो इलाज तो कराने के लिए कम से कम हेल्थ तक तो पहुंच पाते हैं, पहले तो एक पहुंच पाते थे। इलाज कराने में डर लगता है कि पारस में जाएंगे कोई गोली मार देगा, पारस में पहुंचेंगे कोई, इलाज कराने में भी डर लगता है मैडम। नहीं, डर क्या है? पारस जैसा हॉस्पिटल हो, चाहे एम्स पटना में एम्स खुल गया,
बहुत जगह एम्स खुल रहे हैं। अब हमारे दरभंगा में एम्स खुल गया है, अब एम्स में इलाज होगा। एम्स में आपको पता होगा कि एम्स सेंट्रल गवर्नमेंट का है, हर जगह डॉक्टर अपॉइंटमेंट होते हैं, पूरे देश के लिए अपॉइंटमेंट होते हैं, न कि बिहार के लिए स्पेशल अपॉइंटमेंट होते हैं। तो फिर तो डॉक्टर तो वही होंगे जो दिल्ली में होंगे या बिहार में होंगे, इलाज तो वही करेंगे। सारी सुविधाएं जो मिलेगी दिल्ली में वो बिहार में नहीं मिलेगी, क्योंकि केंद्र सरकार की एम्स है। तो एम्स खुल गया, यह बहुत बड़ी बात है, हमारी सरकार की देन है कि एम्स खुला, अनेक हॉस्पिटल खुला, स्कूलों का आधुनिकीकरण हुआ, एयरपोर्ट खुला, अनेक फैक्ट्रियां। आपने अमित शाह का भाषण सुना होगा कि अमित शाह ने कहा कि जब शाहनवाज जी उद्योग मंत्री थे तो बिहार पूरे देश का सबसे अधिक इथेनॉल का फैक्ट्री बिहार में है। हमारे अनेक फैक्ट्रियां बिहार में आई, कोका कोला फैक्ट्री बिहार में आई, ऐसे बहुत सारी फैक्ट्रियां जो बिहार में आई है और लोगों को रोजगार मिल रहा है। अभी और बहुत सारे अभी और फैक्ट्रियां आएंगी और बिहार में रोजगार मिलेगा लड़कों को। मैडम 20 साल का शासन बहुत होता है, 20 साल का शासन मैडम बहुत होता है, आप लोग से कुछ नहीं हो पाया, जनता को केवल झूठ बोल दिए, पूरा घोटाला कर लिए। आरके सिंह आपके मंत्री ने कहा कि 62,000 करोड़ का बिजली घोटाला हुआ है, गौतम अडानी महंगा। अब देखिए आरके सिंह का हर चैनल पे इंटरव्यू आ रहा है कि 62,000 करोड़ का बिजली घोटाला हुआ है। आरके सिंह मेरा नेता है। बताइए घोटाला होता 125 यूनिट मुझे कैसे मिलता फ्री में? हमें कहाँ से सरकार? अरे वो तो मैडम जब स्मार्ट मीटर से जब बिहार की जनता परेशान हो गई, जब स्मार्ट मीटर के ठगी से पूरी बिहार की जनता परेशान हो गई, जब कांग्रेस और आरजेडी ने इस बात को हल्ला उठाना शुरू किया तब, और जब हमने कहा कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे तब बोले कि नहीं हम 125 दे रहे हैं। हमारे डर से दिया 125 यूनिट बिजली फ्री, स्मार्ट मीटर से लोग परेशान हो गया था। हमें आप जो भी हमारा प्रोजेक्ट आता है उसको बोलते हैं कि आप है, हमारे पास वो प्लान नहीं हो सकता क्या? वृद्धा पेंशन जो मिला, विधवा दिव्यांग पेंशन मिला, वो भी बोलते हैं कि आपका है, आपका अच्छा उषा जी एक सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि लगातार चुनाव में अगर हम देखें, चुनाव की अगर हम बात करें तो ये चीज अपोजिशन लगातार उठाती रही है कि चाहे वो मोदी जी हो चाहे अमित शाह हो, जब बिहार में आते हैं तो यहाँ पर पलायन की बात करते हैं, चोरी की बात करते हैं, घोटाले की बात करते हैं, लेकिन जब वो गुजरात में जाते हैं तो वहां पर तरक्की की बात करते हैं, फैक्ट्री की बात करते हैं, 5G की बात करते हैं, 6G की बात करते हैं, बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। बिहार में जब आते हैं तो 2 स्पेशल ट्रेन दे देंगे, इसकी बात करते हैं। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, बिहार में ऐसा नहीं है, वो ट्रेन की देते हैं स्पेशल, क्योंकि छठ में लोग जाते आते हैं। तो नहीं, छठ की बात नहीं है, पूरे साल की बात है। छठ में तो स्पेशल ट्रेन जाहिर सी बात चलाते हैं, कोई भी सरकारों चलाती है। हाँ, नहीं, हमारी सुविधाओं के लिए ट्रेन चलाई गई है, ये अलग बात है, लेकिन हमारे बिहार में फैक्ट्रियां आ रही है, यह भी देखना जरूरी है। हमारे जो प्राइवेट सेक्टर जो आ रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां नहीं होती है, रोड बन रहा है, हॉस्पिटल। सवाल तो उसी पे उठ रहा है उषा जी की फैक्ट्रियां कहाँ लग रही हैं, सवाल उसी पे उठ रहा है। फैक्ट्रियां जो है वो बंद पड़ी हैं, उनको दोबारा खोलने। फैक्ट्रियां कर रही हैं आप। 1800 करोड़ का आपका इन्वेस्टमेंट है पिछले 6 साल, इतना इन्वेस्टमेंट कम क्यों है? मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इसके बाद मैं नहीं बोलूंगा। 43,000 करोड़ आया गुजरात में पिछले 10 साल में, बिहार में केवल 1800 करोड़ क्यों है, मुझे बताइए। नहीं, बिहार में अभी हम लोग खेती योग्य जमीन ज्यादा है, फैक्ट्री योग्य जमीन कम है। अभी हमारा बिहार जो है वो कृषि पर निर्भर है, कि खेती ज्यादा होता है हमारे यहाँ, खेत को काटा नहीं जाता है, क्योंकि जब कट जाएगा तो धान नहीं मिलेगा। चलिए सवाल जवाब का ये सिलसिला तो जारी रहेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रभूषण जी आपका भी, और उषा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर सी बात है दोनों का ये इल्जाम है, कोई कह रहा है कि तरक्की हमने कर दी, कोई कह रहा है कि आगे चलकर हम तरक्की करेंगे। बहरहाल ये जनता है, ये सब जानती है, वो देख रही है कि किसको वोट करना है। अगर आप भी आयल हैं दूसरे मरहले में वोट डालने के लिए तो जरूर अपने घरों से निकलें। मुंसिफ टीवी लगातार ये अपील कर रहा है कि अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल जरूर करें और एक बेहतर बिहार के मुस्तकबिल के लिए अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करें। आदाब।